Now students, see, I am going to start a new topic that may ask some questions. Very important one, that Newton's law of gravitation from planetary motion. कहने का ये मतलब है कि जो केपलर और एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर थे उन्होंने डिफरेंट लॉज दिए थे, लेकिन वो जो लॉ था वो उसकी वैलिडिटी नहीं थी। न्यूटन ने क्या किया कि केपलर लॉ से न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन को प्राप्त कर लिया और प्राप्त करके दिखाया, तो उनकी वैलिडिटी भी बन गई और इस लॉ का सिग्निफिकेंस भी अपने आप में बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो ये टॉपिक ये कहता है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो फ्रॉम प्लैनेटरी मोशन से आप निकालिए। दैट Newton's laws of gravitation from planetary motion, that is from planetary motion. इसमें है क्या कि सबसे पहले आप प्लैनेटरी मोशन यानी केपलर के थर्ड लॉ को ले लीजिए। मैंने लिखा भी है, उस थर्ड लॉ को आप याद करिए कि let P and Q are the two planets have time periods T1 and T2 respectively। दो प्लैनेट्स हैं P and Q, उनका टाइम पीरियड T1 और T2 है और उनका जो डिस्टेंस है वो R1 and R2 है फ्रॉम द सन। सन से उनका डिस्टेंस है R1 and R2। then T1 square upon T2 square equal to R1 cube upon R2 cube। ये केपलर का तीसरा लॉ है। इस लॉ को मैंने ऊपर इसलिए लिखा है कि इस लॉ का यूज करेंगे, इसलिए मैंने ऊपर सबसे ऊपर लिखा। अब आइए आप इसको एक्सप्लेन करें। यहाँ आप देखिए कि सेंटर में एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ नहीं है, समझिए ये ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट है ये, और यहाँ जो सेंटर है वो सेंटर पर सन खड़ा है, सन है, और ये आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर या आर रेडियस के इलिप्टिकल पाथ पर मूव कर रहा है प्लैनेट। अब देखिए एक प्लैनेट है, लेट ए प्लैनेट ऑफ मास m मूविंग अराउंड द सन इन ए सर्कुलर पाथ। सन के चारों ओर एक प्लैनेट मूव कर रहा है, उनका मास m है और उसकी स्पीड v है और रेडियस जो है वो r है, यानी r रेडियस के पाथ पर सन के चारों ओर एक प्लैनेट मूव कर रहा है। तो हमने पिछले दिनों पढ़ा है कि जो मूव कर रहा है उसका फोर्स क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा होगा F बराबर mv²/r। इस इक्वेशन को हमने देखा। अब ये फोर्स का नेचर क्या होगा? दिस फोर्स एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द प्लैनेट्स, सेंटर ऑफ द प्लैनेट्स पाथ। Sun exert this force on the planet। सन जो होगा ये फोर्स जो होगा वो प्लैनेट पर देगा, यानी प्लैनेट को सन की ओर मूव करा के रखना है और सन ये जो फोर्स देगा, रिक्वायर्ड फोर्स, वो सन देगा प्लैनेट के ऊपर। मान लीजिए कि ये टाइम पीरियड प्लैनेट का जो है अराउंड द सन दैट इज t है, तो v = 2πr/t सर्कुलर पाथ में एंगुलर स्पीड में आपने पढ़ा है v = 2πr/t। अब v का वैल्यू आप यहां पर रख लीजिए, F = mv²/r में आप पुट करिए आराम से। देखिए यहां F = mv के जगह 2πr/t का स्क्वायर अपॉन दैट इज ये हमारा r है, यहाँ r, ये r है। अब ये आया m 2 2 4 π²r²/t²/r। इसको अभी भी सिंपलीफाई करिएगा तो m 4π²r²/t नीचे चला जाएगा t²/r। r से r को कैंसिल कर दीजिए तो आपके पास क्या फोर्स का वैल्यू बचेगा? वो फोर्स का वैल्यू है 4π² mr/t²। ये आपके पास वैल्यू बचेगा। अब इसी को आप प्लैनेट के ऊपर डाल दीजिए,
कैसे डालिएगा? तो मानिए कि दो प्लैनेट है, लेट ए एंड बी आर द टू प्लैनेट्स ऑफ मास m1 एंड m2। दो प्लैनेट है ए एंड बी, ए का मास m1 है, बी का मास m2 है। लेट द फोर्स ऑन द सन, फोर्स ऑन देम बाय द सन बी F1 एंड F2। और उस प्लैनेट के ऊपर सन के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो F1 और F2 लग रहा है। तो इस इक्वेशन से ये जो हमारा F का अल्टीमेट इक्वेशन आया है, इसको आप दो प्लैनेट पर स्प्लिट कर दीजिए। तो यहाँ F के लिए पहला प्लैनेट पर जो फोर्स लगेगा सन के द्वारा उसको F1 माना। अब यहाँ ये 4 pi स्क्वायर कांस्टेंट क्वांटिटी है, देयर इज नो चेंज इन दिस क्वांटिटी, तो इसको आप लिख दीजिए। अब यहाँ m के जगह पहले प्लैनेट का मास डालिए, m1 डाल दीजिए। r जो है वो जो रेडियस है उसको पहले प्लैनेट का दैट इज r1 डालिए, और जो टाइम पीरियड है टोटल वो t1 है फर्स्ट प्लैनेट का, तो t1 स्क्वायर। सिमिलरली उसी तरह F2 बराबर 4 pi स्क्वायर m2 r2 बाय t2 स्क्वायर। ये दोनों फोर्स का वैल्यू जो है, एक F1 फोर्स हो गया, यानी ये F1 क्या है, तो प्लैनेट ए पर सन के द्वारा जो फोर्स लगेगा उसको F1 मान लिया। प्लैनेट बी पर जो सन के द्वारा फोर्स लगेगा वो F2 मान लिया। ये हमारा फोर्स का वैल्यू आता है। अब हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास F1 और F2 का जो वैल्यू आया है उसके रेशियो निकालिए। मींस F1 by F2। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इतना बड़ा सिंप्लीफिकेशन आपको शायद नहीं मिला है अब तक आपके करियर में। अब F1 की जगह आप डालिए 4 pi स्क्वायर m1 r1 upon t1 स्क्वायर अपॉन F2 की जगह डालिए 4 pi स्क्वायर m2 r2 upon t2 स्क्वायर। ये कैसे इक्वल होगा कि 4 pi स्क्वायर m1 r1 upon t1 स्क्वायर इनटू t2 ऊपर चला जाएगा, t2 स्क्वायर अपॉन 4 pi स्क्वायर m2 r2। देखिए 4 से 4 कैंसिल करिए, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल करिए, और तब उसको इकट्ठा लिखिए। F1 अपॉन F2 इक्वल टू m1 r1 अपॉन m2 r2 इनटू t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर। अब इसको मैंने घेर क्यों रखा है? कोई जरूरी नहीं था इसको हमने स्मॉल ब्रैकेट में घेरने का। ये आपको नोटिस कर रहा हूं कि जो फर्स्ट में आप केपलर्स थर्ड लॉ लिखे हुए हो, जरा उसको देखो। t1 स्क्वायर बाय t2 स्क्वायर क्या कह रहा है? वो क्यूब ऑफ द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड प्लैनेट का जो है रेशियो था, याद करो। और आप बुक में देखो, कॉपी में देखो, आपके पास है। उसके बाद मैंने क्या किया, F1 by F2 के लिए m1 r1 upon m2 r2 into t1 by स्क्वायर by t2 स्क्वायर के लिए लिखा है r2 स्क्वायर r2 क्यूब by r1 क्यूब। अब देखो r2 से एक r2 को काटना, तो यहाँ क्यूब से स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ r1 से यहाँ r1 को एक r1 को काटना, तो r1 क्यूब था तो r1 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ आएगा F1 by F2 इक्वल टू m1 r2 स्क्वायर अपॉन m2 r1 स्क्वायर। ये वैल्यू आएगा और अल्टीमेटली ये आएगा। ये कैसे आएगा मैं यहाँ सिंप्लीफाई कर देता हूँ बाबू। देखो ऐसे m1 by r1 स्क्वायर अपॉन m2 by r2 स्क्वायर। ये होगा m1 by r1 स्क्वायर इनटू r2 स्क्वायर बाय m2। ध्यान से देखो ये यही है, यानी ये m1 by m2, आपको देखो m1 by m2, r2 स्क्वायर बाय r1 स्क्वायर, r2 स्क्वायर बाय r1 स्क्वायर वही क्वांटिटी है। उसको इस फॉर्मेशन में लिखा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इच्छा नहीं हो, दिल नहीं करे तो आप सिंप्लीफाई करके देख लो, एकदम ये वैल्यू जो है आपको इसके बराबर आएगा। यहां से मैंने आपको सिंप्लीफाई करके दिखा दिया। अब है कि ये इससे क्या हमें समझ में आ रहा है, जरा आधी क्वांटिटी को देखो।
न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन याद करो, क्या था? फोर्स प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो देखो यहाँ दो मास है, दो प्लैनेट है, उसकी बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि F इज प्रोपोर्शनल टू m/r²। इसको मैंने घेर रखा है। इससे जो कंक्लूजन आता है वो ध्यान से देखो, यानी द फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए प्लैनेट बाय द सन, फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए प्लैनेट by the sun is proportional to its mass as well as proportional to 1/r²। इसी proportional to 1/r² को हम लोग दूसरी भाषा में inversely proportional to the r² बोलते हैं, inversely proportional। लेकिन अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के शब्दों में कहोगे तो ये लाइन सही है, गलत नहीं है, परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द प्लैनेट and proportional to 1/r²। अब आगे देखो, न्यूटन थर्ड लॉ से the force exerted on the sun by the planet has the same value and same magnitude as well as force exerted on the planet by the sun। यानी सन के द्वारा प्लैनेट के ऊपर या प्लैनेट के द्वारा सन के ऊपर फोर्स जो एक्सर्ट करेगा न्यूटन थर्ड लॉ से वो इक्वल होगा, साथ साथ मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा। तो if the force is proportional to the mass of the planet, it should be proportional to the mass of the sun। यानी एक मास ऑफ द प्लैनेट एज वेल एज मास ऑफ द सन, यानी प्लैनेट के मास को स्मॉल m मान लिया और सन के मास को कैपिटल M माना। तो हम लेते थे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, यूनिवर्सल लॉ में, ये दो मास लेते थे m1 एंड m2। नहीं, यहाँ हम सन के मास को कैपिटल M ले लेंगे, एक मास वो हो गया, एक ऑब्जेक्ट वो हो गया, दूसरा मास प्लैनेट है और उसके मास को कैपिटल स्मॉल m ले लेंगे। यानी फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m कैपिटल M, दैट इज मास ऑफ द सन, स्मॉल m मास ऑफ द प्लैनेट एंड अपॉन r², यानी प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये वैल्यू अगर आएगा तो इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाओगे तो F बराबर G m/r²। इससे क्या साबित हो रहा है? इससे साबित हो रहा है न्यूटन ने ये प्लैनेटरी मोशन से साबित करके दिखा दिया कि प्लैनेटरी मोशन से लॉज ऑफ ग्रेविटेशन को हम प्राप्त कर सकते हैं। और तब इन लोगों की केप्लर्स लॉ की वैलिडिटी और बढ़ गई। ये है हमारा जो है टॉपिक, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम प्लैनेटरी मोशन। थैंक यू।